गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपके सामने फिर से हूँ मैं अपना नया लेक्चर लेके। इस लेक्चर के अंदर हम आगे कंसेप्ट करेंगे। हम 6.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज पहले कंसेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्जियोम्स है, एक थ्योरम आएगी और उस थ्योरम के बाद में फिर हम एग्जाम्पल करेंगे और फिर आपका मूव करेंगे एक्सरसाइज सेकंड 6.2 पे, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। फर्स्ट टॉपिक है ये आपका पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। पहले ट्रांसवर्सल का मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रांसवर्सल होती क्या है, ट्रांसवर्सल होने के बाद में क्या क्या होता है वो सब समझते हैं, फिर पैरेलल लाइन का कंसेप्ट ले लेंगे, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास में 2 लाइन्स हैं। एक लाइन है आपके पास में AB, एक लाइन आपके पास CD और एक लाइन आ रही है जो इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही। लाइन का नाम है सपोज करो PQ और ये इनको E और F इन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। E और F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर है। तो ये जो लाइन होती है ना, जो 2 लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट लाइंस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। कोई एक लाइन होगी जो 2 लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो PQ लाइन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। उसके बाद अब जब ये ट्रांसवर्सल है, अच्छा बेटा मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ इसके अंदर कि आप लोगों का जो लेक्चर चलेगा वो चलेगा इस तरीके से, जो थ्योरम वाला पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उनको रिवीजन ज़्यादा करना होता है, ठीक है, बार बार देखना होता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, चैप्टर के अंदर तो इंक्लूड करूँगा उन चीज़ों को, साथ साथ आप नोट करोगे। लेकिन सपोज करो सेकेंड टाइम आपको देखना है तो जो थ्योरम्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उनके सेपरेट वीडियो बना के, छोटे छोटे वीडियो 7-8 मिनट का, इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट के वीडियो बना के वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर डाल दूंगा। ताकि उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि सपोज करो आपको पूरा लेक्चर नहीं देखना, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक ही चाहिए, एक थ्योरम देखनी है आपको, तो आप डायरेक्ट गए वहाँ पे मिसलेनियस नाम से बना दूंगा, उस मिसलेनियस में गए और फटाफट डायरेक्टली वही थ्योरम देखे, वही 7-8 मिनट का वीडियो देखा और आपका काम चल गया, ठीक है ना। तो ये वाला काम करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड की क्वालिटी भी थोड़ा इंप्रूव हो चुकी है इसके अंदर, कि आपको रिफ्लेक्शन कम दिख रहा है, लाइट भी सही से आ रही है। तो आपके लिए धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपका काम बस इतना सा है कि घर बैठे रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो इनको डेली रूटीन से, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गए ट्रांसवर्सल। अब मुझे बताइए कि आपको कितने एंगल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल है। चलो इनको एक बार नेम दे देते हैं। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल कोई भी नाम दे तो आपकी मर्जी है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ठीक है। अब इनके अंदर बताते हैं आपको एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, सारे टाइप के लिखेंगे हम। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ होते हैं, तो 1 और 2 बाहर है और 7 और 8 बाहर है, ठीक है। रटना नहीं है, हम अगर नेम चेंज करते 1 2 3 4 रखते तो एक्सटीरियर 4 बाहर हो जाते, तो जो बाहर की तरफ उनको एक्सटीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट और रिवीजन के टाइम भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 हो गए एक्सटीरियर। इंटीरियर कौन होंगे? जो अंदर वाले, यानी ये 3 4 5 6 वाला इंटीरियर हो गया, इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ये कंसेप्ट वो है जो आप 7th 8th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी अपने चैप्टर में आया तो मैं बिल्कुल बताऊँगा इस चीज़ को। इंटीरियर हो गया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 हो गए इंटीरियर, क्लियर। अब उसके बाद बात आती है और कौन कौन से एंगल बनते हैं यहाँ पे, तो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग होता है कि उसी के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, जैसे सपोज करो कि आपके स्कूल में 2 क्लासेस चल रही हैं, ये 2 रूम है, ठीक है। इस रूम में टेबल लगी हुई है, इस रूम में टेबल लगी हुई है, इधर साइड में बोर्ड है, इधर साइड में बोर्ड है। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट पोजीशन पे जो बच्चा बैठा हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बच्चा कौन होगा? जो उसमें भी फर्स्ट रो में फर्स्ट पोजीशन पे होगा। जो फर्स्ट रो में लास्ट पोजीशन पे होगा वो भी इस रूम की फर्स्ट रो में लास्ट पोजीशन, आपस में करस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन होना। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बता देता हूँ। एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी इस तरह से हो रहा है, ठीक है, और दोनों लाइन की एक तरफ में। तो एंगल 2 और एंगल 6 हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पेयर बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये एक पेयर हो गया। ऐसे ही 3 और 7 ये करस्पॉन्डिंग हो गए, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग पेयर हो गया। ऐसे 1 और 5 ये करस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग हो गए।
ऐसे 4 और 8 भी क्या हो गए करस्पॉन्डिंग, तो एंगल 4 एंड एंगल 8 क्या हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। उसके बाद एक बनता है इसके अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को याद करने तरीका होता है जेड शेप, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग की शेप होती है एफ टाइप में होती है, ठीक है। ये होता है जेड शेप। अब आप सोचो एक जेड ये बन रहा है, यहाँ से आए इधर गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये जेड में बन रहे, तो 3 और 5 हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 3 एंड एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, और जेड ये भी बनता है, तो 4 एंड 6 ये भी क्या हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 4 एंड एंगल 6 भी क्या हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। अब आपसे पूछे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होंगे, देखो ऑल्टरनेट है तो जेड शेप तो बनेगी, बट एक्सटीरियर एंगल को लेना है इस बार आपको, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अभी हमने लिया था इस तरीके से 3 और 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर थे, तो 3 के एक्सटीरियर कौन बैठा हुआ है 2, तो 2 हो जाएगा, और 5 के एक्सटीरियर कौन बैठा हुआ है 8, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। ऐसे ही एक हमने ये निकाला था, तो 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर थे, तो 4 के एक्सटीरियर 1 और इसके एक्सटीरियर 7, तो 1 और 7 क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर 1 एंड 7। तो ये आपके कुछ एंगल्स बनते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप कंडीशन लेके आएंगे अगर पैरेलल लाइंस हों और ट्रांसवर्स, ये तो कोई भी लाइन हो सकती है, नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे आगे जाके करने दो, ठीक है। ये नोट कर लीजिए एक बार। अब बनाता हूँ पैरेलल लाइन होंगी और ट्रांसवर्सल होगा तो क्या होती है प्रॉपर्टी, वो सब लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखो अब लेके आते पैरेलल लाइंस। एक लाइन ली मैंने, दूसरी लाइन बनाई, और एक ट्रांसवर्सल आ रही है। सपोज करो लाइन का नेम है AB CD PQ, और मान लेते हैं कि E और F पे इंटरसेक्ट कर रही है। वही 8 एंगल बनेंगे, एंगल 1 2 3 4, इस बार यहाँ 5 रख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6, इसको 7 ले लो इसको 8 ले लो, ठीक है। अब क्या होता है अगर लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि इफ़ AB is parallel to CD and PQ is transversal, तो होगा क्या। ध्यान रखना कभी भी लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन हो तो कुछ कमेंट्स हैं वो आप ध्यान दे लो, या मैं पोज करके लिख देता हूँ एक्जियोम की फॉर्म में, वो मैं लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। हाँ जी बेटा, तो अब 2 एक्जियोम्स हैं उनको समझ लेते हैं क्या चीज़ है कि इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज़ इक्वल। तो ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपके इक्वल हो जाते हैं। अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब कि एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। यहाँ लिख देना कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के करस्पॉन्डिंग है, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। रटना नहीं है कौन सा 3 है कौन सा 7 है, बस ये तो आप ये समझ लो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। हमारी मर्जी है 1 2 3 4 किसको लिखते हैं, राइट। ऐसे ही दोनों इक्वल होंगे यानी 1 और 6 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा। हमें 1 और 6 याद नहीं करना है, हमें पोजीशन याद रखनी है, ठीक है। नाम तो हम बदल सकते हैं इसको, बट एक्चुअल में हम लिखते क्यों हैं, ताकि अगर आपको दोबारा ये देखो कि 1 और 6 इक्वल है करस्पॉन्डिंग, तो आप देख लोगे अच्छा 1 6 अच्छा करस्पॉन्डिंग यही है, इसलिए होते हैं नोट्स, ठीक है। ऐसे 4 और 8, तो एंगल 4 और एंगल 8 ये भी इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। दूसरा क्या बोला है कि इसका कन्वर्ज है, कन्वर्ज मतलब इसका उल्टा क्या बोल रहा है, इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन, यानी 2 लाइन को इंटरसेक्ट किया, हमें नहीं पता पैरेलल है या नहीं है, और उसके बाद अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। यानी सिंपल चीज़ है कि लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल तो आ ही रही है, वो केस तो है। लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी।
पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग इक्वल तो पैरेलल, ठीक है, उल्टा चल रहा है ये चीज़, दोनों होंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी अगर सपोज करो आप राम के फ्रेंड हो तो राम आपका फ्रेंड होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है, वही चीज़ है कि पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग इक्वल तो पैरेलल, ठीक है, ये उल्टा चलता है, तो ये एक्सियोम ये बता रही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअल में क्या एक्सियोम क्यों है ये, मैंने आपको उस दिन बताया था, एक्सियोम वो होती है जो इसको प्रीवियसली नॉन फैक्ट का यूज़ करके आप प्रूव नहीं कर सकते। तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हम इसको बता सकते हैं कि ये ऐसा होता है, इसलिए एक्सियोम है। अब इसके बाद में थ्योरम लेके आने वाले हैं। थ्योरम है कि अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, ये अभी हम प्रूव करने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो अब थ्योरम आती है, इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको याद करना है, खुद ही याद करना है। तो देखो थ्योरम में हमें स्टेटमेंट जरूर याद होना चाहिए, उसके बाद में उस स्टेटमेंट से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो डायग्राम कैसे बनेगा कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो हमने टू पैरेलल लाइन अज्यूम की, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है इनको। तो चलो इस बार नेम चेंज कर देते हैं, पी क्यू आर एस पैरेलल लाइन है, एक ए बी लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है जो इसको सी पॉइंट और डी पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या होता है थ्योरम के अंदर, सबसे पहले लिखो गिवन क्या है, फिर लिखो प्रूव क्या करना है, और फिर प्रूव करना स्टार्ट कर दो। तो गिवन क्या है प्रॉपरली देखना समझना, और उसके बाद लिखना। गिवन हमें है कि देयर इज़ टू पैरेलल लाइंस, ये गिवन है, देयर इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये गिवन है, और ट्रांसवर्सल इसको सेपरेट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये गिवन। आप कहो सर इतना कहाँ गिवन है, तो देखो ना लिखा हुआ है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि टू पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर, तो ये तो अपने कॉमन सेंस हम लिखेंगे, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो कि गिवन क्या है कि टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये काम करो, ऐसे मतलब लिखो, इसको लिखो अ ट्रांसवर्सल नेम क्या है उसका, ए बी, अ ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी पैरेलल लाइन, पी क्यू एंड आर एस, टू पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड आर एस। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्यों बोला, क्योंकि हमने पहले पी क्यू बोला फिर आर एस बोला, तो पी को सी पे कर रही है, इसको डी पे कर रही है, रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट्स सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, यानी आपको इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। और चाहे तो आप ये वाला भी इक्वल प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दोनों में से कोई भी एक कर दो, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, दोनों में से किसी एक को कर दो तो दूसरा तो अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है ये। तो सपोज करो मेरे को इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो टू प्रूव, फिर मैं आपको कल बताया था, ऐसा थोड़ा ना होगा कि हमारा एक डिस्प्ले हो के आएगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, बूम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, ऐसा तो नहीं आने वाला। कुछ स्टेटमेंट बना के, स्टेटमेंट फॉर्म में तो कभी आता नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि टू प्रूव में हमें क्या करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, मतलब आपका ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या रख देते हैं अपन, चलो मान लेते हैं इस एंगल का नाम आपने रख दिया फॉर एग्जांपल एंगल 1 रख लेते हैं, और इसको रख देते हैं एंगल 2, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना कि एंगल 1 है क्या एक्चुअल में, हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू पी सी डी, पी सी डी इज इक्वल टू एंगल पी सी डी, एंड एंगल 2 जो हमने माना है वो क्या है, सी डी एस, ठीक है, एंगल सी डी एस।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 रखो, एक्स वाई रखो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अब वही वाली बात आ जाती है, हमने जो पुरानी वाली थ्योरम थी उस थ्योरम के अंदर वर्टिकल अपोजिट को इक्वल प्रूव करने हमने कॉमन फ्रेंड फाइंड किया था। तो यहाँ भी हमें कॉमन फ्रेंड की रिक्वायरमेंट है। तो भाई बात बताओ मुझे, क्या ये एंगल 1 इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये दोनों आपस में? बोलो यस और नो, वहीं बैठे बैठे बोलो अपनी सीट पे। होगा यार, वर्टिकली अपोजिट है। ओके, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, करस्पॉन्डिंग है। हो गया, जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए? हो गए भाई, हो गए। ठीक है, तो आप मान लो इसको एंगल 3 मान लो। लेट एंगल ACQ इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये हमने मान लिया, सब अज्यूम कर लिया। ये भी हमने लेट किया है, ये भी लेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि बेटा ये ACBPQR लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है 1 2 3, वैसे एक बार मेंशन करके बताना ज़रूर है कि 1 एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हमने माना है। तो हमने मान लिया PCD, 2 क्या है CDS, 3 क्या है ACQ। अब इन सबको भूल जाओ, अब हमें 1 2 3 दिख रहे हैं। अब आप लिखोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है इक्वल, ब्रैकेट में लिख दो वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। समझ में तो आ गया, हमने कॉमन फ्रेंड फाइंड कर लिया। 3 1 भी 3 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। हो गया, थ्योरम कंप्लीट है। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों इक्वल हैं? करस्पॉन्डिंग। अभी हमने पढ़ा था कि अगर 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं आपके? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब 1 3 के इक्वल है और 3 2 के इक्वल है, इसको इक्वेशन 2, मैं इनको कंबाइन करूं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। देखो 1 3 के इक्वल है और 3 2 के इक्वल है। 1 3 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। तीनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए? यानी कि यहाँ से हमें पता लग गया 1 2 के इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया, हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं किया, बस एक थोड़ा सा होता है ना कि दिखावटी होता है, दिखावटी वाला काम, वो दिखावटी वाला काम ये हो गया, वरना हमें पता तो यहीं लग गया था, इसको इसके इक्वल कर देंगे, इसको इसके इक्वल होता ही है, दोनों आपस में इक्वल हो गए, ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब आपके इसके बाद में थ्योरम 6.3, 6.4 और 6.5, ये भी बाद में प्रूव करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूव करने के लिए, समझने के लिए है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा क्या है, बताता हूँ एक एक करके। ये 6.3 क्या बोल रही है कि अगर 2 लाइन्स हों और एक ट्रांसवर्सल हो और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हों तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। यानी वही वाली बात हो गई, थ्योरम जो 6.2 का कन्वर्ज, उसका उल्टा, कि अगर लाइन पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल तो लाइन पैरेलल। वही वाली बात हो गई, पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, तो ये थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट यही है कि अगर दोनों एंगल इक्वल हो ऑल्टरनेट इंटीरियर तो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। ये कंडीशन चेक करेंगे। अब तक हमने क्या क्या सीखा कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। सेकंड थिंग, अगर लाइन पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल तो लाइन पैरेलल। ठीक है, कान को ऐसे पकड़ रहे वही चीज़ चल रहा है। ठीक है, अब जो 6.4 और 6.5 बोलती है वो क्या बोल रही, दोनों सुन लो, कि अगर 2 लाइन्स हैं पैरेलल और ट्रांसवर्सल अगर इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो एक टर्म यूज कर रहा हूँ मैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड, यानी हम सिर्फ इसी साइड की बात करें और इसमें इंटीरियर की बात करें तो हमें पता है दोनों इंटीरियर हैं। देखो चारों इंटीरियर होते हैं, इन चारों में 2 इंटीरियर एक ही साइड में है ट्रांसवर्सल के, और इन दोनों का सम क्या होता है? इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यानी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल होंगे इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। कब? जब लाइन पैरेलल हो। फिर एक स्टेटमेंट निकल गया कि अगर लाइन पैरेलल तो जो एक साइड वाले इंटीरियर एंगल होंगे ट्रांसवर्सल उनका सम 180 डिग्री। अगर एक साइड वाले ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री तो लाइन क्या होंगे पैरेलल। यानी तरीके हैं चेक करने के कि लाइन देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लाइन पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल लाइन पैरेलल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल और इन दोनों का सम 180 डिग्री। और अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब है दोनों एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, डायग्राम बना बेटा इसी फॉर्म में लिख लेना इनको, क्योंकि डायग्राम में होता है ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, स्टेटमेंट रटना थोड़ी ना हमें। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें निकल के आ गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड हो गई, क्योंकि एक ही तरफ हो गया। तो इसके इंटीरियर कौन होंगे? ये दोनों होंगे। तो इन दोनों का सम भी क्या निकल के आएगा 180 डिग्री, और ये दोनों भी क्या होंगे सप्लीमेंट्री। समझ में आ गया? इस तरीके से ये आपका स्टेटमेंट हो चुका है। फिर आगे चलते हैं, अभी आप इसको नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, अगला टॉपिक है लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। क्या मतलब है इसका कि सपोज करो एक लाइन है, इसने बोला लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। जो सेम लाइन यानी हम एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन बनाई मैंने जिसका नाम है एल। इस लाइन के पैरेलल मैंने एक दूसरी लाइन बनाई जिसका नाम है एम, और इसी लाइन के पैरेलल एल के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई एन। यानी कि ये दोनों लाइनें एम और एन जो लाइन है ये दोनों एक ही सेम लाइन एल के पैरेलल हैं। यानी कि गिवन क्या है हमें कि जो एम है वो पैरेलल है एल, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ये लाइन एम है वो एल के पैरेलल है, एंड ये लाइन एन है ये भी एल के पैरेलल है, एन जो है ये भी पैरेलल है एल के। अब आप मुझे बताओ ये लाइन इसके पैरेलल है यानी इनके बीच में गैप हमेशा सेम रहने वाला है। ये लाइन इसके पहले इनके बीच में गैप सेम रहने वाला है। तो कॉमन सेंस वाली चीज़ आती है, क्या तीनों आपस में पैरेलल नहीं होंगी? भाई ये दोनों कभी नहीं मिलने वाले, ये दोनों कभी नहीं मिलने वाले, तो तीनों भी कभी नहीं मिलेंगी। राइट, इसका मतलब हो क्या रहा है, इनको कंबाइन अगर कर दें हम तो इससे पता लग रहा है कि एम जो पैरेलल है एल के और एल पैरेलल है एन के। इसका मतलब जो एम भी और एन यानी ये दोनों लाइन भी जो होंगी ये भी आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में गैप हमेशा सेम है। यानी कि मान लो सपोज करो इनके बीच में गैप है हमेशा 2 सेंटीमीटर, हमेशा गैप कितना बना हुआ है 2 सेंटीमीटर। और मान लो इन दोनों के बीच में हमेशा गैप बना हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में हमेशा गैप कितना रहेगा 2 + 3 5 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि अगर दो लाइन अलग अलग एक सेम लाइन के पैरेलल हों तो वो आपस में भी क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बुक में गिवन है, बाकी कल समझा मैंने यहाँ पे दिया है। एक तरीका और है इस चीज़ को प्रूव करने का, वो भी बताता हूँ, इसको नोट कर लेना पॉज करके। वो तरीका ये है कि सपोज करो कि हमें गिवन है, ये मान लेते एम, ये मान लेते एल, ये एन। तो हमें गिवन है ये, और मान लेते ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है। ठीक है, मान लेते पी नाम है इसका। गिवन है कि एम इज पैरेलल टू एल, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे। यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अगर ये दोनों पैरेलल है तो। यानी कि मान लेते एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये दोनों भी पैरेलल गिवन है, एंड जो एल है ये पैरेलल है एन के, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग इस करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग। लिख देना पूरा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मुझे बताओ अगर मैं दोनों सिचुएशन को कंबाइन कर दूं तो एंगल 1 2 के इक्वल और 2 3 के इक्वल है। यानी कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। तो क्या 1 और 3 इक्वल नहीं हो गए आपस में? बिल्कुल हो गए। इसका मतलब यहाँ से m पैरेलल हो गया n के। यानी सिंपल चीज़ वही निकल के आ रही है कि
अगर दोनों सेपरेट इक्वल हैं, पैरेलल हैं इसके, ये भी इसके, तीनों आपस में क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती है। ये आपका हो गया कंसेप्ट इसको लेके। तो आज का आपका कंसेप्ट यहीं पे रोकते हैं। कल हम करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हुए और फिर एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया आपका, उसके बाद एग्जाम्पल 5 करेंगे, कल एग्जाम्पल 6 करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो कल और परसों इन 2 वीडियो लेक्चर में आपका एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते रहो आप इन चीज़ों को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बी केयरफुल एंड सेफ़।